नमस्कार। आपका वामिका एकेडमी पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से फोर्थ ग्रेड की वर्क प्रोफाइल या वर्क चार्ट के बारे में बात करेंगे। जो भी साथी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करो, शेयर अवश्य करें ताकि आपको फोर्थ ग्रेड के रिगार्डिंग पल पल की हर अपडेट इस चैनल के माध्यम से आपको मिल सके। तो आज का टॉपिक रहेगा आपका यानी फोर्थ ग्रेड के वर्क प्रोफाइल में यानी उसके ऑफिस टाइमिंग के बारे में बात करेंगे, वर्क चार्ट, उसकी सैलरी, प्रमोशन एक्सेट्रा के बारे में बात करेंगे। और जिस भी साथी को फोर्थ ग्रेड के रिगार्डिंग यानी फाइनल कट ऑफ देखनी है, यानी दो गुना की आपकी कितनी कट ऑफ जाएगी और लास्ट फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी, उसके अलावा वेटिंग लिस्ट किस कब तक निकलेगी, कितने कितने पदों पे निकलेगी, ठीक है, तमाम टॉपिक्स के बारे में अगर किसी को वीडियो देखना है तो मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल रहा हूँ। आप वहाँ से फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 के फाइनल कट ऑफ देख सकते हैं। अब इसके वर्क प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं। यानी फोर्थ ग्रेड का पहले तो बात करेंगे इसके ऑफिस टाइमिंग की। किसके बारे में बात करेंगे? यानी ऑफिस टाइमिंग के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आपका जो वैकेंसी है 53,749 पोस्टों पे निकाली गई है, जिसमें से 3 प्रकार की पोस्टें हैं। यानी डिपार्टमेंट्स तो आपके काफ़ी है, बट इसमें से एक आपका सचिवालय का है, से फिर आपका आरपीसी है और लास्ट में आपका अधीनस्थ विभाग है, यानी सब ऑडिटेड डिपार्टमेंट्स में यह वैकेंसी निकाली गई है। अब इनमें से सेक्रेटरीट की, आरपीसी और सब ऑडिटेड डिपार्टमेंट्स की सभी की ऑफिस टाइमिंग के बारे में बात करेंगे। यानी आपका ऑफिस टाइमिंग क्या रहेगा। तो नॉर्मली देखें तो आरपीसी और जो सेक्रेटरीट का जो टाइम, अगर किसी व्यक्ति को आरपीसी में या सेक्रेटरीट में पोस्टिंग मिलती है तो उनका जो ऑफिस टाइमिंग रहेगा वो 9:30 AM से लेके 6 PM रहेगा। कितना रहेगा? यानी 9:30 AM से लेके 6 PM रहेगा। और जो वर्किंग डेज के बारे में बात करें तो यहाँ पे 5 डेज जो हो गए आपके, कितने हो गए? यानी सोमवार से लेके फ्राइडे तक, यानी मंडे से लेके फ्राइडे तक आपका ऑफिस ऑन रहेगा। और इसमें सप्ताह में आपको 2 दिन की छुट्टियां मिलेगी, यानी शनिवार, सैटरडे और संडे आपका ऑफ रहेगा, ठीक है। और इसके अलावा जो आरपीएससी और सेक्रेटरीट के अलावा अगर किसी को अन्य विभाग मिलते हैं तो नॉर्मली 90% सभी जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनका टाइमिंग 9:30 से लेकर 6 PM तक रहता है। और जो आपका जो वर्किंग डेज होते हैं 5 डेज होते हैं सामान्यतः। और इसके अलावा एक आध डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जैसे आपका पुलिस है, मेडिकल है, या इसके अलावा आप अगर आपको स्कूल में पोस्टिंग मिलती है तो स्कूल का जो टाइमिंग है वो 6 डे का होता है। क्या होता है? यानी उनका जो सप्ताह होता है वो 6 दिनों का होता है, वहाँ पे सिर्फ संडे की छुट्टियाँ आती है। और इसके अलावा जो स्कूलों में नॉर्मल छुट्टियाँ आती है टीचर्स की, वो छुट्टियाँ भी आपको मिलेगी। अब इसमें क्या होता है कि जो फोर्थ ग्रेड का कर्मचारी होता है उसको जो ऑफिस टाइमिंग होता है 9:30 से लेकर 6 PM तक रहता है। बट इसमें सामान्यतः प्रत्येक फोर्थ ग्रेड कर्मचारी को ऑफिस टाइमिंग से लगभग लगभग आधा घंटा पहले पहुंचना जरूरी होता है, क्योंकि ऑफिस के जो भी लॉक्स होते हैं उनको ओपन करना, सीनियर ऑफिसर्स या जितने भी कर्मचारी है उनके जो भी फाइलें हैं अगर उनको तुरंत जल्दी पहुंचाना हो, वाट एवर जो भी वर्क हो, वो आधा घंटा पहले आके उनको करना होता है। बट सामान्यतः सभी फोर्थ ग्रेड कर्मचारी जो नॉर्मल कर्मचारी ऑफिस में आते हैं लगभग 9:30 बजे वे उपस्थित होते हैं। लेकिन जो टाइमिंग होता है वो टाइमिंग इनका ऑफिस से खुलने से आधा घंटा पहले इनको ऑफिस में उपस्थित होना जरूरी होता है। और जो टाइमिंग रहेगा 9:30 से 6 PM तो रहता है, बट इसमें ये कुछ जरूरी नहीं है कि आप 6 बजे ऑफिस से फ्री हो सकते हैं। यानी इसमें फोर्थ ग्रेड के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। यानी कोई भी कर्मचारी होता है राजस्थान सरकार का या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी हो, वो सरकार का 24 घंटे का कर्मचारी होता है। सरकार जब भी चाहे उस कर्मचारी को बुला सकती है और अपनी इच्छा के हिसाब से जब कंप्लीट कार्य होगा तब कर्मचारी को छोड़ सकती है। तो जब तक सीनियर अधिकारी ऑफिस में बैठा रहेगा तब तक फोर्थ ग्रेड अपना कार्य या स्थान नहीं छोड़ सकता है। यानी उसके परमिशन के विदाउट वो अपना कार्य स्थान नहीं छोड़ेगा। जब अधिकारी ऑफिस से चला जाएगा तब भी फोर्थ ग्रेड आसानी से अपने घर जा सकता है। बट ये यदा कदा ही होता है, महीने में 1-2 बार ही होता है कि उसे 6 बजे के बाद में रुकना होता है। सामान्यतः 9:30 से 6 PM तक उसका टाइमिंग रहता है। नेक्स्ट यानी नोटिस डेज के बारे में हालांकि बात कर चुके हैं। इसमें 5 डे जो सेक्रेटरी आरपीएस में रहता है और अदर डिपार्टमेंट में रहता है। इसके अलावा मैंने अभी बात की मेडिकल, पुलिस है और आपके स्कूल है। इन डिपार्टमेंट्स में आपको जो पोस्टिंग मिलेगी वो
जो टाइमिंग रहेगा यानी सप्ताह का, वो 6 डेज रहेंगे, 6 डेज रहेंगे। ठीक है। और अदर, और इसके अलावा यानी आरपीएससी और सेक्रेटरीट के अलावा, और जो अगर 5 डेज वाले डिपार्टमेंट के अलावा अगर आपको पोस्टिंग मिलती है किसी विभाग में, तो उनमें ऑफिस टाइमिंग रहेगा 10 से लेके 5। कितना रहेगा? यानी 10 AM to 5 PM टाइमिंग रहेगा। और इसमें आपका जो आधा घंटा है वो लंच या ब्रेक का रहेगा। अब इसमें ये तो सेम 10 से लेके 5 रहेगा, बट स्कूलों का अलग टाइमिंग चलता है। स्कूलों का सुबह 7 से लेके 12 भी होता है, और 10 से लेके 5 भी होता है, या 10 से 4, जो भी शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित किया जाता है उसके अकॉर्डिंग आपका टाइमिंग रहेगा। अब इसके मुख्य पॉइंट्स पे बात करते हैं कि आप लोगों के सामने, सभी के सामने कन्फ्यूजन है कि फोर्थ ग्रेड में क्या काम करना होता है। ठीक है। यानी जो उसके मेजर पार्ट्स है वर्क के, उसके बारे में बात करेंगे। अब इसमें सभी लोगों के सामने समस्या है, क्या फोर्थ ग्रेड को सफाई भी करनी होती है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। फोर्थ ग्रेड को सामान्यतः साफ सफाई करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। बट अगर कोई ऐसा ही अचानक कोई काम पड़ जाए ऑफिस में या स्कूल में, तो वो अलग इशू है। लेकिन इसके संबंध में साफ सफाई के लिए फोर्थ ग्रेड को कोई कार्य नहीं करना होता है। नॉर्मली ऐसा काम कर सकते हैं आप, अगर अधिकारी कहता है कि मेरी चेयर को या टेबल को आप थोड़ा क्लीन करें, तो आप उनको क्लीन कर सकते हैं। यानी मुख्यतः जो ऑफिसों का काम होता है फोर्थ ग्रेड का, वो फाइलों का मूवमेंट करना होता है। यानी एक सब ऑर्डिनेट कर्मचारी से सीनियर ऑफिसर के मध्य जो फाइलों का ट्रांसमिशन होता है, उनका मूवमेंट करने का कार्य फोर्थ ग्रेड के माध्यम से किया जाता है। अगर किसी डाक को एक अनुभाग से दूसरे अनुभाग में भेजना हो या अन्य डिपार्टमेंट्स में देना हो, तो ये काम फोर्थ ग्रेड के माध्यम से किया जाता है। इसके अलावा अन्य काम करवाना हो, जैसे जीरोक्स करवाना हो, या इसके अलावा एनी अदर वर्क हो, कोई सीनियर ऑफिसर अगर उनको कोई कहता है किसी काम के लिए, तो नॉर्मली वो काम कर सकते हैं। ठीक है। और ऐसे फोर्थ ग्रेड कर्मचारी के मजे होते हैं, किसी प्रकार का उसके ऊपर बर्डन या प्रेशर नहीं होता है, और ना ही किसी अधिकारी के प्रति उसको ये प्रेशर रहता है कि अधिकारी कल ये काम करना जरूरी है, अधिकारी ने जो ऑर्डर दिया है उनके ऊपर इस प्रकार से कोई प्रेशर नहीं होता है। मजे की नौकरी होती है, हालांकि सैलरी कम होती है। तो स्वाभाविक है कि जितना बड़ा पोस्ट होगा उतनी बड़ी लाइबिलिटी होगी, उतना बड़ा प्रेशर होगा, उतनी उसकी गुडविल होगी। ठीक है। उतनी ज़्यादा सैलरी मिलेगी। अगर छोटा कर्मचारी है तो उसको सैलरी कम मिलेगी, उसकी गुडविल कम रहेगी, और उसके ऊपर जो बर्डन होगा वो काफ़ी कम रहेगा। ठीक है। यानी दोनों चीज़ों के फायदे भी है, नुकसान भी है। और इसके अलावा उसको वाटर, टी एक्सेट्रा, यानी पानी पिलाना हो कर्मचारियों को, अधिकारियों को, या कोई चाय पिलानी हो, या कोई बाहर से गेस्ट आया हो, या सीनियर ऑफिसर का जो भी डायरेक्शन हो, उसके अकॉर्डिंग उनको कार्य करना होता है। ठीक है। नॉर्मल काम है, कोई बर्डन वाले काम नहीं है। एनी अदर डायरेक्शन बाय ऑफिशियल ऑफिसर्स, यानी अन्य अधिकारी द्वारा जो भी कार्य उसको दिया जाता है वो कार्य करने होते हैं। और स्कूल में अगर किसी को पोस्टिंग मिलती है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो वो डिपेंड करेगा कि वर्क किस प्रकार के नेचर का है। ठीक है। अब स्कूलों के बारे में आप सभी जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, आप सभी को पता है स्कूलों में क्या क्या काम होते हैं। तो जो भी स्कूल के रिगार्डिंग जितने काम होते हैं, फाइलों का काम करना, या डाक को किधर अदर जगह दे के आना, या उसके अलावा रूम को ओपन करना, ये बच्चों के बैठने की मैनेजमेंट करना, एक्सेट्रा जो भी कार्य होते हैं वो फोर्थ ग्रेड को करने होते हैं। अब इसमें छुट्टियों के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में तो आप सभी लोग नॉर्मली जानते हैं क्या क्या कार्य होते हैं। अब आपको सबसे बड़ा जरूरत है कि हर व्यक्ति को नौकरी लगने के बाद में सैलरी की आवश्यकता होती है। सैलरी बगैर कुछ नहीं है, उसी के लिए अपन कार्य करते हैं। तो आपको किस प्रकार से सैलरी दी जाएगी, और किस प्रकार से आपको इन प्रोविशन में, आफ्टर प्रोविशन में कितनी छुट्टियां मिलेगी, कौन कौन से अलाउंसेज मिलेंगे, बेनिफिट्स मिलेंगे, आपकी ग्रोस सैलरी कितनी रहेगी, आफ्टर डिडक्शन आपका नेट सैलरी कितना रहेगा, एज पर 7th पे। और लास्ट में अभी जस्ट आपके लिए खुशखबरी बढ़िया यह है कि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होने जा रहा है। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इसकी डिक्लेरेशन कर दी गई है, और मई 2027 में इसका जो कमेटी का रिपोर्ट है वो दे दिया जाएगा। और राजस्थान में जहाँ तक संभावना पॉसिबिलिटी है कि जब गवर्नमेंट इलेक्शन वाला साल 2028 वाला होगा, तो लगभग जुलाई 2028 के मध्य मध्य राजस्थान सरकार द्वारा भी इसको लागू कर दिया जाएगा। और इसमें जो लागू किया जाएगा वो लगभग 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा। और बैक डेट से जो भी कर्मचारी हैं उनको बैक डेट से जो पैसा है, एरियर है, वो मिल जाएगा। बट आपको इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका जो अभी रिजल्ट आएगा जनवरी में, 15-10 जनवरी के आसपास आपका रिजल्ट घोषित होगा। फिर बीच में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रोसेस चलेगी। फिर फाइनल रिजल्ट आएगा मई जून के आसपास। फिर आपको जो अगर किसी प्रकार का कोई कोर्ट केस या टेक्निकल इशू नहीं आता है, तो आपकी नियुक्ति है जुलाई 1 2026 में कर दी जाएगी। तो स्वाभाविक है, राजस्थान में 2 साल का प्रोविजन होता है। ठीक है।
2 साल के प्रोविजन आपका जुलाई अगस्त 2028 में कंप्लीट होगा, तो आपको 7th पे से कोई मतलब नहीं है, आपको डायरेक्ट ही 8वें वेतन के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी, जो बढ़ी हुई काफ़ी अच्छी खासी सैलरी आपको मिलेगी। और इसमें राजस्थान में सबसे बड़ा फायदा यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में ओल्ड पेंशन स्कीम्स लागू नहीं है। वहाँ पे एनपीएस या यूपीएस लागू है, तो राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है। अगर ओल्ड पेंशन स्कीम का मतलब यह है कि अगर आप रिटायरमेंट होते हैं तो आपको, जब तक आप जीवित रहते हैं तो आपको पेंशन यानी सरकार द्वारा दी जाएगी। अब इसमें छुट्टियों के बारे में बात करते हैं, देखते हैं। इन प्रोविशन के बारे में बात करेंगे पहले, यानी जैसा कि आपसे पता है कि राजस्थान में 2 वर्ष का प्रोविशन काल होता है, परिवीक्षा काल होता है, जिसमें आपको फिक्स सैलरी दी जाती है। क्या दी जाती है? फिक्स सैलरी दी जाती है, यानी आपको फिक्स सैलरी दी जाएगी। इसमें किसी प्रकार का आपको कोई अलाउंस नहीं दिया जाएगा, ना डीए मिलेगा, ना एचआरए मिलेगा, ना पीएल मिलेगी, ठीक है। तो आपको फिक्स सैलरी दी जाएगी और उसमें से जो नॉमिनल डिडक्शन है वो काटे जाएंगे। तो इन प्रोविजन में सिर्फ आपको 15 सीएल मिलेगी। क्या मिलेगी? 15 सीएल, यानी आकस्मिक अवकाश मिलेंगे। और अगर कोई महिला अभ्यर्थी है तो उसको सीसीएल यानी चाइल्ड केयर लीव मिलती है 2 वर्ष की, 18, जब तक उसका बच्चा 18 वर्ष का नहीं हो जाता जब तक, ठीक है। तो एक बार में मैक्स टू मैक्स 180 दिन की ले सकते हैं, तो वोमेन को सीसीएल मिलेगी। और इसके अलावा कोई मेल पर्सन है तो उसको अगर पितृत्व अवकाश मिलता है, अगर उसके 2 बच्चे तक, उनको 15 दिवस का अवकाश दिया जाएगा, ठीक है, चाइल्ड बोर्न पर। और आफ्टर प्रोविजन के बारे में बात करें, जैसे आपका संतोषजनक प्रोविजन काल कंप्लीट हो जाता है एज नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, तो फिर आप राज्य सरकार के स्थायी कर्मचारी बन जाते हैं। तो जैसे आप स्थायी कर्मचारी बनते हैं तो आपको 15 तो सीएल मिलेगी, यानी प्रोविजन में 15 सीएल तो मिलती थी, बट आपको प्रोविजन कंप्लीट होने के बाद 15 सीएल मिलेगी। उसके अलावा आपको 2 आरएस मिलेगा, रेस्ट्रिक्टेड कैडेट हॉलिडे मिलेगा, 20 एचपीएल मिलेगी। इसके अलावा आपको 30 उपार्जित अवकाश मिलेगा, यानी प्री विलीव्ड लीव मिलेगी, उपार्जित अवकाश मिलेगा, यानी हर 1 जनवरी को 15 डेज पीएल आपकी क्रेडिट हो जाती है, फिर 1 जुलाई को हो जाती है। और इसके अलावा आपको मेडिकल लीव मिलेंगे। और इसके अलावा जो आपकी मेल को 15 दिनों का जो पीएल यानी पितृत्व अवकाश मिलता है वो मिलेगा, और साथ में जो वोमेन है उनको सीसीएल मिलता है, वो भी आफ्टर प्रोविजन भी मिलता रहेगा, ठीक है। हम नेक्स्ट बात करते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में, प्रमोशंस के बारे में बात करते हैं। क्या 4th ग्रेड का प्रमोशन होता है? आप सभी लोगों के कंफ्यूजन है। कई लोग कहते हैं कि 4th ग्रेड के प्रमोशन नहीं होते हैं, कई कहते हैं प्रमोशन होते हैं। तो मैं आपका ये जो भी ये सस्पेंस है उसको दूर करना चाहता हूँ कि 4th ग्रेड का जो कर्मचारी लगता है, चाहे वो अनुकंपा नियुक्ति से लगे चाहे या सीधी भर्ती से लगे, तो इनका प्रमोशन सभी का होता है। अब इसमें डिपेंड ये करेगा कि आपकी पोस्टिंग किस डिपार्टमेंट में है। जैसे आरपीसी का अलग रूल है, सेक्रेटरीट का अलग रूल है, और संबंधित जो अधीनस्थ डिपार्टमेंट्स हैं उनके अलग रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपका प्रमोशन होगा। हो सकता है आरपीसी का पहले हो जाए, हो सकता है सेक्रेटरीट का पहले हो जाए, हो सकता है अधीनस्थ विभाग का पहले हो जाए प्रमोशन, ठीक है। पर बट जो प्रमोशन के ज़्यादा चांसेज है वो सचिवालय और आरपीसी में सबसे ज़्यादा रहेंगे। और अधीनस्थ विभागों में इनकी अपेक्षा, मतलब अगर नंबर्स ऑफ कैंडिडेट के बारे में बात करें तो अधीनस्थ विभाग में ज़्यादा होंगे, बट जो टाइम पीरियड के बारे में बात करें, टाइम पीरियड थोड़ा अधीनस्थ डिपार्टमेंट्स में ज़्यादा लगेगा अदर देन आरपीसी और सेक्रेटरीट की अपेक्षा, ठीक है। तो इसमें प्रमोशन होंगे आपके लगभग, मेरे हिसाब से लगभग 10 साल आप मान सकते हैं मिनिमम, ठीक है। यानी लगभग 10 साल आपको इंतजार करना होगा। 10 साल बाद में आपके प्रमोशन हो जाएंगे। अब प्रमोशन किस प्रकार से होंगे, यानी एमटीएस, आपको चतुर्थ श्रेणी का एमटीएस भी कहा जाता है, मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो पहला प्रमोशन आपका एलडीसी में होगा, यानी लोअर डिवीजन क्लर्क को आप जूनियर असिस्टेंट कहा जाता है। और फिर उससे नेक्स्ट प्रमोशन आपका यूडीसी यानी सीनियर असिस्टेंट में होगा, यानी इसका तो आपका 2400 ग्रेड पे होता है। यूडीसी आपका सीनियर ऐसे 2800 होता है। डब्ल्यू सहायक प्रशासनिक अधिकारी 3600 ग्रेड होता है। और फिलहाल आपका जो एएसओ होता है 4200 ग्रेड होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके 4 प्रमोशन इसमें हो सकते हैं। बट इसमें जो मैक्स टू मैक्स प्रमोशन होंगे मेरे हिसाब से जो टॉप रैंकर कैंडिडेट है उनका ही होगा, यानी आपकी 53,749 वैकेंसी है, तो इसमें लगभग लगभग आपके 10 से लेकर 15,000 कैंडिडेट का यहाँ पे प्रमोशन हो सकता है, ठीक है। यानी हो सकता है क्या, हो ही जाएगा। जो टॉप रैंकर है उनका कैटेगरी वाइज हो जाएगा, जिसमें एसटी एससी का जो आपका आरक्षण है 16% 12% के अकॉर्डिंग इनका प्रमोशन हो जाएगा। तो मैक्स टू मैक्स कैंडिडेट एलडीसी यूडीसी तक ही पहुंच पाएंगे। यहाँ पे जो खैर डब्ल्यू एओसो को रेयर केस में जिनकी अच्छी रैंक है, टॉपर है, उनका ही यहाँ पे प्रमोशन होने की पॉसिबिलिटी है। हालांकि क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें, क्वालिफिकेशन इसमें आपकी 10वीं या 12 10th तो आपका है ही, तो 12th प्लस उसके अलावा आपको टाइपिंग टेस्ट पास करना है, टंकण परीक्षा पास करना आपके लिए जरूरी होगा। तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि जो भी जिस भी इस भर्ती में जिस कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा वो लगभग लगभग सभी ग्रेजुएशन या पीजी होल्डर होंगे। अपवादों में कोई कैंडिडेट आ सकता है, बट मोस्टली यूजी पीजी वाले इसमें सिलेक्टेड होंगे। और एससीपी के बारे, अगर किसी कैंडिडेट का प्रमोशन नहीं होता है, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद चीज़ है।
गवर्नमेंट ने व्यवस्था कर रखी है। अगर किसी कर्मचारी का प्रमोशन नहीं हो पाता है, अगर उसके रैंक पीछे है, वाट एवर जो भी रीजन हो, तो सरकार ने MSAP यानी या ACP एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेसिव सिस्टम लागू कर रखा है। अगर कोई कर्मचारी, यानी ये इसका सिस्टम होता है 9, 18, 27 और 10, 20, 30। 10, 20, 30 तो राजपत्रित अधिकारियों के लिए होता है, और 9, 18, 27 आपके जो अनगजेटेड एम्प्लॉय होते हैं, अराजपत्रित कर्मचारी होते हैं, उनके लिए होता है। तो आप राजपत्रित कर्मचारी है 9, 18, 27 में। अगर किसी का 9 साल में अगर प्रमोशन हो जाता है तो उसको एसपी नहीं दी होगी, ठीक है। तो अगर किसी का 9 साल में अगर प्रमोशन नहीं होता है तो ऑटोमेटिकली उसको नेक्स्ट ग्रेड पे, यानी आपका 1700 ग्रेड पे है तो नेक्स्ट ग्रेड पे आपका 2400 में आपको फिटमेंट कर दिया जाएगा। यानी जो रिलेवेंट कैडर है उसमें जो नेक्स्ट पोस्ट कौन सी है उसके अकॉर्डिंग, तो 2400 में आपका यानी एससीपी के माध्यम से आपको वित्तीय लाभ दे दिया जाएगा। हालांकि पोस्ट आपकी 4th ग्रेड रहेगी, लेकिन जो आपको वित्तीय लाभ मिलेगा 24 के अकॉर्डिंग मिलेगा। अगर आपका नेक्स्ट 18 वर्ष में प्रमोशन नहीं होता है, यानी 9+9, फिर आपको नेक्स्ट 2800 ग्रेड पे का लाभ दे दिया जाएगा, ठीक है। एंड पोस्ट आपकी 4th ग्रेड रहेगी, लेकिन आपको वित्तीय लाभ मिलेंगे। वो लास्ट में 3 मैक्स टू मैक्स 3 एससीपी मिलती है। और लास्ट आपको अगर 27 वर्ष तक भी आपको प्रमोशन नहीं होता है तो नेक्स्ट 9वें वर्ष में 18+9 यानी 27वें वर्ष कंप्लीट करते ही आपको 3600 ग्रेड पे का लाभ दे दिया जाएगा, ठीक है। यानी पोस्ट आपकी 4th ग्रेड रहेगी, लेकिन वित्तीय लाभ आपको मिलते रहेंगे। और प्रमोशन के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो आपको 12th पास प्लस टाइपिंग टेस्ट पास करना अनिवार्य होगा। अब इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। अब सैलरी के बारे में बात करेंगे कि आपको सैलरी कितना मिलेगी, कितना डिडक्शन होगा 7th पे के अकॉर्डिंग और 8th पे के अकॉर्डिंग। तो 7th पे से तो आपको कोई मतलब नहीं है कि 7th पे जब तक चलता रहेगा। हालांकि 31 दिसंबर 2025 की लास्ट कट ऑफ डेट है और 1 जनवरी 2026 से आपका 8th पे लागू हो जाएगा। बट आपका जो प्रोविजन होगा, अगर आपको जुलाई अगस्त 2026 में पोस्टिंग मिलती है तो स्वाभाविक है 2 साल में आपका जुलाई अगस्त 2028 में प्रोविजन कंप्लीट होगा, तब तक 8वां वेतन आयोग राजस्थान सरकार में भी लागू हो चुका होगा। तो आप डायरेक्टली 8वें वेतन आयोग के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। 7th पे से आपको कोई लेना देना नहीं है। तो सैलरी के दो इसके बारे में बात करें, ठीक है। एंड दो प्रोविजन कंप्लीट होने के बाद में, जैसे आपको जुलाई या अगस्त 26 में पोस्टिंग मिलती है तो आपका जो प्रोविजन होगा वो जुलाई अगस्त 2028 में होगा, ठीक है। और जब तक राजस्थान में ये 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। तो इन प्रोविजन के बारे में अभी 7th पे के बारे में बात करें कि आपको कितना पैसा मिलेगा 7th पे, अभी लेटेस्ट जो वर्तमान में 7th पे चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो आपको 12,400 रुपये आपको फिक्स दिया जाएगा, सिर्फ 12,400 मिलेगा, जिसमें से आपका डिडक्शन भी होगा 265 रुपये आपका आरजीएसएस का कटेगा और ग्रुप इंश्योरेंस का कटेगा, ठीक है। अब ग्रुप इंश्योरेंस में आप कितनी राशि कटवाना चाहते हैं वो डिपेंड करेगा। तो लगभग आपको 11,500 के आसपास आपको सैलरी मिल जाएगी कैश इन हैंड, ठीक है। अब इसके और बात करें आफ्टर प्रोविजन किसके बारे में बात करेंगे, यानी जैसे आपका 2 साल कंप्लीट हो जाते हैं, अगर आपको जुलाई अगस्त 2026 में पोस्टिंग मिलती है तो 2 साल यानी 2028 जुलाई अगस्त 2028 में आपको पोस्टिंग कंप्लीट होते हैं 2 साल आपका पोस्टिंग का। तो आफ्टर प्रोविजन में आपको कितना सैलरी मिलेगा, पहले तो बात करेंगे 7th पे के अकॉर्डिंग जो अभी लेटेस्ट चल रहा है, बट आपके काम नहीं आएगा। बट इसको एक रफली देख लेते हैं कि किस प्रकार से आपको वेतन मिलेगा। तो आपका बेसिक है अभी अभी वर्तमान में 17,700 कितना है, 17,700 आपका बेसिक है। और अभी वर्तमान में डीए के बारे में बात करें, अगर अगर जो कोई लेटेस्ट अभी 2 साल पहले कोई 4th ग्रेड नौकरी लगा है, अगर उसको उसका 2 साल कंप्लीट हो चुका है और उसको अभी जो वर्तमान में जो डीए है आचार्य है 7th पे के अकॉर्डिंग, अगर वो कोई कर्मचारी होता तो उसको कितनी सैलरी मिलती। अभी वर्तमान में 58% आपका डीए है। और एचआरए के बारे में बात करें, हाउस रेंट अलाउंस तो ये 10 और 30% है, एक्स सिटी के लिए 10 है और वाई सिटी के लिए आपका 20% है। यानी वाई सिटी यानी आपका जयपुर है, जोधपुर है और इसके अलावा आपका बीकानेर है, यानी 4-5 उदयपुर है, बड़े बड़े शहर है, वहाँ पे 20% एचआरए दिया जाता है। और उसके अलावा अदर जगह 10% एचआरए मिलता है, एक्स और वाई सिटी, ठीक है। वो सीसीए मिलेगा और उसके अलावा ग्रामीण भत्ता मिलेगा। अगर सिटी में जिसकी नौकरी है तो उसको सीसीए 1,000 रुपये दिया जाएगा, और अगर ग्रामीण क्षेत्र में उसकी नौकरी है तो उसको 350 रुपये प्रति माह भत्ता दिया जाएगा। तो इसमें टोटल सैलरी के बारे में लगभग बात करें तो आपकी जो सैलरी बनेगी टोटल 7th पे के अकॉर्डिंग, यानी 32,506 के आसपास आपकी ग्रोस सैलरी बनेगी। कितनी बनेगी, 32,506 आपकी ग्रोस सैलरी बनेगी। और इसमें से अगर डिडक्शन की बात करें, कटौतियों के बारे में बात करें, तो कटौतियाँ आपकी इसमें जीपीएफ कटेगा, कितना कटेगा, जीपीएफ कटेगा 1450 रुपया। आप ये मिनिमम है, आप अपनी इच्छा का अकॉर्डिंग ज़्यादा भी इसको कटवा सकते हैं जितना आप कटवाना चाहें। 3 स्टेप, तो 3 स्टेप तो आपका एसआई में लागू होता है। जीपीएफ में आप कितना कटा सकते हैं, और एसआई में मिनिमम पहली स्टेप 800 है, इससे आप 2 स्टेप और आगे और मैक्सिमम कटा सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपका आरजीएचएस में कटौती होगी 265 रुपया, यानी जो आरजीएचएस में कटौती होती है वो बेसिक के अकॉर्डिंग होती है, तो मिनिमम 265 रुपया आपकी कटौती की जाएगी।
अब इन जो ये कटौतियाँ कर लेंगे, यानी इन कटौतियों के पश्चात जो आपकी सैलरी रहेगी वो लगभग लगभग 29,900 कितना, यानी 29,900 रुपया आपको कैश इन हैंड मिलेगा। ठीक है, नेट सैलरी है, ग्रोस तो आपकी 32,000 32,000 से वही रहेगी, और जो नेट सैलरी मिलेगी आपको, सैलरी आपका सैलरी अकाउंट में पैसा आएगा वो 29,900 प्लस रुपया आपको मिलेगा एज पर 7th पे के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब लास्ट बात करते, इसमें नेक्स्ट बात करते हैं, यानी 8th पे के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो अपन को 8 पे 8वें वेतन आयोग से मतलब है। तो अब इसमें डिपेंड करेगा कि अभी तो राजस्थान सरकार में 8वें वेतन आयोग को रिगार्डिंग अभी किसी कमेटी का कोई निर्धारण नहीं किया गया है, यानी किसी प्रकार की अभी तक कोई हलचल नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार में मई 2027 तक जो कमेटी का गठन किया गया है वो अपनी रिपोर्ट या अपनी जो भी रिकमेंडेशन है वो सरकार को प्रस्तुत कर देगी। जो आपका 7th पे था उसमें जो बेसिक बढ़ाया गया था वो 2.57, 2.62 और 2.67 के हिसाब से बढ़ाया गया था, यानी छोटे कर्मचारियों को 2.62 और मिडिल कर्मचारी उनका 2.62, छोटे छोटे कर्मचारियों को 2.57 और मिडिल का 2.62, और जो ऑफिसर्स है उनका 2.67 के रूप में, यानी बेसिक को इससे मल्टीप्लाई किया गया था। बट अपन मिनिमम से मिनिमम सैलरी मानते हैं, हो सकता है इससे ज़्यादा बढ़ेगी, ये तो मैं मिनिमम से मिनिमम बता रहा हूँ आपको। डबल मान लेते हैं बेसिक का, यानी पिछली बार 2.57 था, आपकी बार 2 गुना ही मान लेते हैं, तो लगभग आपका 35,000, 17,700 का लगभग 2 गुना मानते हैं तो लगभग 35,000 बेसिक मान लेते हैं। और उस समय जब आपका अगस्त 2028 में प्रोविशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, 2 साल बाद में, तो उस समय 1 जनवरी से 1 जनवरी 26 से आपका वेतन आयोग 8वां लागू हो जाएगा। तो इसमें 2 DA हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को DA की DA मिलता है। ठीक है, साल में 2 बार DA की घोषणा की जाती है। तो आपका 2 DA तो हो जाएंगे 2026 के, 2 DA हो जाएंगे 2027 के, और 1 DA आपका हो जाएगा 2028 का। ठीक है, 5 DA कंप्लीट हो चुके होंगे। जैसे आपका प्रोविजन कंप्लीट होगा, 6ठे DA की डिक्लेरेशन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन रहेगी। तो लगभग मैं मिनिमम से मिनिमम DA मान रहा हूँ, 5 DA मान लेते हैं, 15%, 12 से लेकर 15% मैक्स मान लेते हैं। ठीक है, और HRA आपका 20% के लगभग रहेगा, और CCA अब डिपेंड करेगा, अभी मिनिमम 1,000 है, और ग्रामीण भत्ता आपका शहरी सत्यपूर्वक भत्ता आपका 1,000 है, और ग्रामीण भत्ता 350 है। तो इससे डबल ही मान के चलो आप, 1,500 लेकर 2,000 रुपया हो जाएगा, एवरेज आइडिया लगा रहे हैं, और वाशिंग अलाउंसेज अलग से मिलेंगे। तो लगभग लगभग मेरे हिसाब से जो आपकी सैलरी रहेगी वो 49,000 प्लस रहेगी, यानी 50,000 के अराउंड रहेगी। कितनी, अब मान सकते हो कि आपको जैसे आपका प्रोविजन काल कंप्लीट होगा तो आपको ये तो 100% सत्य है कि आपको 50,000 रुपया तो ग्रोस सैलरी 100% मिलेगा। ठीक है, यानी मिनिमम मिलेगा, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। तो 50,000 रुपये आपको ग्रोस सैलरी मिलेगी। कितनी मिलेगी, 50,000 रुपया पर मंथ आपकी ग्रोस सैलरी रहेगी। ग्रोस का मतलब होता है सकल वेतन। ठीक है, यानी टोटल वेतन है, इसमें किसी प्रकार की अभी तक कोई कटौती नहीं की गई है। और जो कैश इन हैंड पैसा आएगा आपके पास में वो देखते हैं कितना आएगा लगभग। तो इसमें डिडक्शन कौन कौन से होंगे देख लेते हैं। डिडक्शन में बात करें तो आपका आरजीएस कटेगा, यानी 7वें वेतन आयोग के अकॉर्डिंग 265 कट रहा है। अब 8वें वेतन आयोग में सरकार कितना बढ़ाती है, लगभग डबल मान सकते हैं आप। ठीक है, और जीपीएफ कटेगा आपका, एसआई कटेगा, ग्रुप इंश्योरेंस कटेगा। ठीक है, और अब इसमें रफली आइडिया लगा रहे हैं कि मैक्स टू मैक्स जो आपकी डिडक्शन होगी इंक्लूडिंग आरजीएस, जीपीएफ, एसआई, ग्रुप इंश्योरेंस, तो मैक्स टू मैक्स आप 4,000 मान लेते हैं, यानी पहले 7वें वेतन में लगभग 2500 के आसपास था, 4,000 आपकी कटौतियाँ हो जाएगी। तो 50,000 में से लगभग आप 4 माइनस कर देंगे तो 46,000, यानी 45.5 या 46,000 के आसपास आपको ग्रोस सॉरी नेट सैलरी मिलेगी। कितना मिलेगा, यानी आपको 45 प्लस, यानी 46,000 मान सकते हैं आप, 46,000 के आसपास आपको कैश इन हैंड पैसा मिलेगा, यानी आपकी जो बैंक अकाउंट है सैलरी आएगी वो आपको 46,000 रुपया, जैसे आपका प्रोफेशन कंप्लीट होता है तो 46,000 रुपया आपको कैश इन हैंड यानी नेट सैलरी या निवल वेतन मिलेगा। ठीक है, तो कम है क्या सैलरी, 46,000 रुपये बहुत होते हैं। आपको जैसे आपका 2 साल कंप्लीट होगा तो 46,000 रुपये आपको पैसा मिल जाएगा। ठीक है, अगर किसी भी फ्रेंड्स को किसी प्रकार की क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। और जो आपका रिजल्ट है जल्दी आपको खुशखबरी देखने को मिलने वाली है, 10 जनवरी के आसपास आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। और जो कट ऑफ रहेगी, हालांकि कोई कट ऑफ ज़्यादा नहीं जा रही है, क्योंकि कई ऐसे अभ्यर्थी है जो इस पोस्ट को ज्वाइन नहीं करेंगे, तो 10 से लेकर 20,000 के आसपास कैंडिडेट इसमें एबसेंट रहेंगे। तो जिनके कम नंबर है, यानी जो आसपास भी है, उन लोगों को लिए भी जॉब मिल जाएगी, और कई पदों पर वेटिंग लिस्ट भी निकाली जाएगी। ठीक है।